हेलो एंड वेलकम। आज 24 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ में। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और आज के दिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उन्होंने इस दिवस की शुरुआत की थी। हालांकि ये जो स्थापना है राजस्थान के जो नागौर का जो गाँव है वहाँ से ग्राम पंचायत की शुरुआत। तो पंचायती राज दिवस है तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को भारत सरकार ने वर्ष 2010 में घोषित किया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे पहली बार मनाया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुशासन को सशक्त बनाना और ग्राम पंचायतों की भूमिका को सम्मान देना और ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी संवैधानिक दर्जे की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, उसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसी कारण इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में चुना गया। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसको डाला गया है। इसमें अधिनियम के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका प्रावधान है और 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के कार्यों की सूची दी गई है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। ये भारत की पहली प्रयोगात्मक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली थी। यहाँ इस व्यवस्था के सफल प्रयोग के बाद में इसको देश भर में लागू किया गया। इसके बाद में 1992 में 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत इसको कानून बनाकर और कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक रूप से इसको दर्जा दिया गया। ये टीकाराम पालीवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री। आज के दिन इनका जन्म हुआ था। ये दौसा के रहने वाले थे और मंडावर में इनका जन्म 24 अप्रैल 1909 को हुआ था और इनका निधन 8 फरवरी 1995 को जयपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा मंडावर, राजगढ़ और दिल्ली में हुई। उन्होंने मेरठ से वकालत की पढ़ाई की। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और कई बार गिरफ्तार हुए। केवल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक करीब 8 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे। महुआ से वो 2 बार विधायक रहे। हिंडौन से लोकसभा सांसद रहे और जयनारायण व्यास की सरकार के समय वो मंत्री रहे। करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक और IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर GDP यानी ग्रोथ जो रेट है का अनुमान घटाया है और IMF द्वारा अनुमानित नई वृद्धि दर क्या है? तो IMF ने 6.5 से जो वृद्धि दर है उसको घटाकर 6.2 का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 से घटाकर 6.3 कर दिया है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल जो मुद्रा कोष है उसने भी भारत की GDP वृद्धि दर अनुमान 6.5 से घटाकर 6.2 कर दिया है। हालांकि पहले जो IMF है ये 6.5 मान रहा था इसको, लेकिन 6.5 से घटाकर इसको 6.2 कर दिया है। इन दोनों वैश्विक संस्थाओं ने यह संशोधन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया है। इसके अतिरिक्त चीन और पश्चिमी देशों के बीच जारी व्यापार संघर्ष जो ट्रेड वॉर चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता इस मंदी का प्रमुख कारण शामिल है। हालांकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी भी वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है, लेकिन ये संशोधन नीति निर्माताओं के लिए सतर्कता का संदेश है। नेक्स्ट है, कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में कुल 16 गोल्ड पदकों के साथ इस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो हरियाणा राज्य ने इस कुश्ती प्रतियोगिता में 16 गोल्ड जीतकर सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
इसके बाद करें तो ये राजस्थान के ये कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 गोल्ड जीते हैं और चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। दिल्ली ने ये 6 गोल्ड के साथ दूसरा और उत्तर प्रदेश ने 3 गोल्ड के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है और राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। राजस्थान ने 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तो राजस्थान का काफ़ी फिसड्डी स्थान रहा है इसमें। तो अंडर 20 जो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में है, राजस्थान ने केवल 1 गोल्ड इसमें हासिल किया है और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो हरियाणा ने 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली ने 6 गोल्ड और उत्तर प्रदेश ने 3 गोल्ड हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज हासिल किए, जिसमें महिला वर्ग के 53 किलो वर्ग में कविता माली और 59 किलो में अंजलि साहू ने कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में अंडर 19 वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो ये है अवलोकित सिंह। अवलोकित सिंह ने ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीता है। ये गुवाहाटी में संपन्न हुई 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के अवलोकित सिंह ने अंडर 19 लड़कों के वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के यूसा नसीब के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जबरदस्त शुरुआत करते हुए पहले 2 सेट जीतकर बढ़त बनाई, लेकिन चोट के चलते निर्णायक सेट से उन्हें मुकाबला रिटायर करना पड़ा और यूसा ने स्वर्ण पदक जीत लिया। इसके अलावा राजस्थान के धैर्य गोगिया ने अंडर 13 लड़कों के वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो राजस्थान के धैर्य गोगिया ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और खिलाड़ी ने रजत पदक, तो रजत अवलोकित सिंह ने रजत पदक जीता है और अंडर 19 में। और अंडर 13 की बात करें तो धैर्य गोगिया ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने गुजरात की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कियान कनाडे को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। लड़कियों के अंडर 13 वर्ग में राशि चौधरी ने हरियाणा की छवि पंचाला को 5 सेटों तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराकर कांस्य पदक नाम किया। तो लड़कियों की अंडर 30 में राशि चौधरी ने कांस्य पदक जीता है और लड़कों में धैर्य गोगोई ने जीता है अंडर 13 में। और अंडर 19 में जो लड़कों का वर्ग है उसमें अवलोकित सिंह ने रजत पदक जीता है। हाल ही में किस कृषि वैज्ञानिक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का नया महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARE का सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मांगीलाल जाट को ICAR का महानिदेशक और DARE शिक्षा विभाग का कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नियुक्ति ये 3 वर्ष के लिए की गई है, जो 21 अप्रैल से प्रभावी है। डॉक्टर जाट के पास 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने ICRI SAT और CIMMYT IRRI जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने ICAR में भी 12 वर्षों तक सिस्टम्स एग्रोनॉमिस्ट के रूप में कार्य किया है। उनकी विशेषज्ञता संरक्षण कृषि, जलवायु स्मार्ट खेती, सटीक कृषि और सतत कृषि प्रणालियों में है। उनकी नियुक्ति से ICAR में नवाचार, स्थिरता और किसान केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत 2 उपग्रहों की दूसरी सफल डॉकिंग कर अंतरिक्ष तकनीक की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? तो स्पेडेक्स इसका नाम है, जिसकी सफल डॉकिंग दूसरी बार की है। इसरो ने इस मिशन के तहत 2 उपग्रहों की दूसरी सफल डॉकिंग कर अंतरिक्ष तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की दूसरी सफल डॉकिंग कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक नई उपलब्धि दर्ज की है। यह तकनीक भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि ये मानव मिशन, अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण, उपग्रहों की मरम्मत और ईंधन पुनः पूर्ति जैसी क्षमताओं का आधार बनती है।
बात करें इसकी प्रमुख तिथियों की तो जो पहली लॉन्चिंग है 30 दिसंबर 2024 को की गई, और पहली डॉकिंग है 16 जनवरी 2025 को ही, और अनडॉकिंग है 13 मार्च 2025 को ही, और हाल ही में जो दूसरी डॉकिंग है 21 अप्रैल 2025 को की गई है। जैसा डॉकिंग का सिस्टम बताया है कि एक ही प्रक्षेपण यान से दो जो उपग्रह हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, और नीचे से वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, और ऊपर जाके ऐसे दो यान जैसे इसमें होंगे, ऊपर उनको प्रक्षेपित होने के साथ ही वो अनडॉकिंग हो जाते हैं। ऐसे अनडॉकिंग हो जाएंगे अलग अलग ऊपर और वेट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है? तो ये है वॉइस ऑफ किन्नौर। तो भारतीय सेना ने 20 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पू गांव में वॉइस ऑफ किन्नौर नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह पहल सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना है। इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन त्रिवेक पब्लिक स्कूल के प्राचार्य द्वारा किया गया, जहां इसे स्थापित किया गया है। इस पर स्थानीय भाषाओं में प्रशासन करेगा। इस पर स्थानीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा, जिससे जनमानस के साथ सीधा जुड़ाव स्थापित हो सकेगा और युवाओं को देशभक्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूक किया जा सकेगा। जॉब एजुकेशन की बात करते हैं तो कांस्टेबल भर्ती के लिए एक संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, और इसमें सेकेंडरी जो केट लेवल एग्जामिनेशन जो पास कर चुके हैं वो इसमें इसके लिए इसमें बैठ सकते हैं। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एसटी एससी के लिए 30% अंक इसमें इलिजिबल थे। हालांकि अब जो सरकार है सीएटी के लिए 60% एलिजिबिलिटी का प्रस्ताव तैयार कर रही है कि सीएटी पास करने के लिए 60% जो पासिंग मार्क्स हैं वो लाना जरूरी होगा। फिलहाल सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फर्स्ट लगा था वो 40% और एसटी एससी के लिए 35% था। कांस्टेबल की बात करें तो इसके आवेदन जो है 28 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। लास्ट डेट आवेदन की 17 मई रखी गई है, और इसमें पुरुषों के लिए जो सीमा है एज लिमिट वो 18 से 24 है, और महिलाओं के लिए 18 से 29 एज लिमिट है। इसमें पद अभी जो रखे गए हैं 9617 है। इसके अलावा जो 5% अंकों का बेनिफिट दिया जाएगा, इसमें क्रिमिनोलॉजी में एमएससी और साइबर सुरक्षा में एमएससी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में पीजी की डिग्री जो प्राप्त जो युवक हैं, जो स्टूडेंट है, उनको 5 अंकों का बेनिफिट इसमें मिलेगा। इसके अलावा एसएससी सीजीएल है, उसके आवेदन 22 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट है इसकी 21 मई तक भरे जाएंगे। टीयर 1 में परीक्षा जून जुलाई 2025 में आयोजित की जाएगी, और टीयर 2 में 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर सभी पदों के लिए अनिवार्य है, जबकि दूसरा जो पेपर है वो जेएसओ के लिए होगा, जूनियर सांख्यिकी अधिकारी, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद के लिए, और प्रत्येक पेपर का गलत उत्तर 1 अंक काटा जाएगा, और दूसरा पेपर में 0.50 अंक की कटौती होगी। आयु सीमा की बात करें तो ग्रुप सी पदों के लिए 18 से 27 उम्र है, और ग्रुप बी के लिए इसमें 18 से 30, और जेएसओ पद के लिए इसमें 32 उम्र निर्धारित की गई। आर्मी में जो भर्ती के लिए ना भारतीय थल सेना में 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट इसकी भी नज़दीक है। पहले इसमें 10 अप्रैल थी निर्धारित, जिसको बढ़ाकर 25 अप्रैल किया गया था। इसके अलावा 4th ग्रेड की मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ कि जैसे 41% वेटेज बढ़ाया गया, राजस्थान जीतेगा। इसकी लास्ट डेट है, आवेदन की लास्ट डेट 19 अप्रैल निकल गई इसकी। इसमें 53,749 पदों पर भर्ती होनी है। पेनल्टी की बात है कि अगर एग्ज़ाम स्टूडेंट नहीं देते हैं तो पर 3 अटेम्प्ट उसको दिए जाएंगे, पर अटेम्प्ट के 750 रुपये पेनल्टी लगेगी, और 3 अटेम्प्ट के बाद 2250 रुपये पेनल्टी नहीं चुकाने पर उसका एसएसओ आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एनएचएम की जो संविदा भर्ती है उसमें संशोधन नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को जारी किया गया है। 1 मई इसमें आवेदन भरने की लास्ट डेट है। 8,256 पदों पर 22 संवर्गों में भर्ती होनी है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर के 1057 पदों पर भर्ती निकली हुई है,
और आवेदन की लास्ट डेट इसमें 28 सितंबर है। एज लिमिट इसमें 40 है। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है बीटेक की डिग्री कंपलसरी है। तो ये आज के 24 अप्रैल के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए। इसके अलावा जो भी एजुकेशन और आज डे विशेष के बारे में चर्चा की। ओके, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।